Hi guys, welcome to our YouTube channel Online Vidyarthi. Yesterday we will discuss why we need polity. तो कल हमने बात की थी संविधान की क्लास, संविधान के रूप सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है और उसका कल एक लेक्चर, पहला लेक्चर यानी कल हमने वो देखा था और आज हम एक दूसरा लेक्चर पर बात करते हैं। तो कल हमने बात की थी कि बताइएगा संविधान आखिर होता क्या है और संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर है, कोई भी सब्जेक्ट है तो उसका कहीं ना कहीं रीजन होता है कि साहब बताइएगा उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमको और कहाँ उसका प्रयोग होता है। ये सब चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होती हैं। तो कल हमने एक पूरा एक सिलेबस एज अ पॉलिटी का हमने देखा था कि भाई संविधान के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या उसकी रूपरेखा रहेगी। तो उसी रूपरेखा पर चर्चा की थी हम लोगों ने और उस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, देखो जो वर्तमान में हम आज पढ़ने वाले हैं उसमें क्या होगा कि जो आपका टॉपिक रहेगा वो एक एज अ हिस्ट्री का उसमें मतलब मिक्सचर होगा। क्या होगा कि हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए यानी इतिहास के कुछ पॉइंट्स उसमें आप जिक्र करेंगे हम लोग। ठीक है, इतिहास के बिंदु पर डिस्कस होगा जो बिंदु हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा इसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं इसमें कि भारतीय संविधान, जो भारत का संविधान है उसका विकास कहां से हुआ, मतलब कि उसका इतिहास क्या रहा कि कब से वो संविधान बनना स्टार्ट हुआ। तो जब हमारे यहाँ पर जैसे ही अंग्रेज आए तो आपको पता है कि साहब अंग्रेजों का आना कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि साहब जो पहले संविधान नहीं था, लेकिन जब से अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो अंग्रेजों के आने के बाद हमारे यहाँ पर चीजें बदलती चली गई और जब चीजें बदली तो धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन आता चला गया और एक संविधान का एक निर्माण हो जाता है। संविधान 1947 के बाद यानी कि जब संविधान सभा गठित होती है तो उसका पूरा का पूरा ब्यौरा कैसे कैसे रहा वो सब चीज हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें तो आप देखिएगा इसमें हम बात कर लेते हैं भारत का संवैधानिक विकास क्या रहा। देखो इसका विकास की अगर हम बात करें तो वही चीज हम लोग, मैंने भी आपसे कहा कि 1600 ईस्वी से शुरुआत हो जाती है इसकी और 1947 तक लगभग ये इतिहास चलता है। जब तक हमारा देश आजाद नहीं होता है तब तक के काल को हम संविधान का इतिहास ही कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें अगर आपसे मैं कहूं कि हमें इसमें इतिहास वाला टॉपिक, अब ये क्या हुआ, एक टॉपिक हमारा बनकर आया, ये जो आपका है यहाँ से एग्जाम के लिए इतिहास को हम जोड़कर पढ़ेंगे। तो इसको हम दो तरह से देखो बांट के पढ़ सकते हैं जो अभी मैंने आपसे बात की है। देखिए इसमें नंबर एक बात अगर हम करें तो नंबर एक है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, और दूसरी बात हम इसमें करेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। देखो शुरुआत में हुआ क्या था कि जो महारानी एलिजाबेथ थी उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी, उन्होंने क्या किया, एक कंपनी स्थापित की ईस्ट इंडिया कंपनी, और उस ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि उसी के मतलब अनुसार शासन चलता था हमारे यहाँ पर के अंतर्गत जो भी चार्टर एक्ट आए हैं। चार्टर एक्ट का मतलब कि कंपनी को कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे नंबर एक हमने बात की यहाँ पर कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या हुआ और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या क्या हुआ, इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, इनमें अंतर क्या क्या है वो अभी हम बात देखेंगे। देखिएगा इसमें होता क्या है कि जो आपका है सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसका नाम है, देखिएगा एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का। इस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद अगली बात अगर हम करें, इसके बाद एक दूसरा आता है इसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1793, और इसके बाद फिर यही आता है चार्टर एक्ट 1813, और उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833, और इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853। तो क्या है, ये सब चार्टर एक्ट हैं। ये सब क्या थे कि जो कंपनी को अनुमति दी जाती थी कि इतने वर्षों तक आपको ऐसे करना है। ठीक है, मतलब कंपनी जो थी वो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग, मतलब वहां का जो था कंपनी आती थी और कंपनी के अनुसार शासन यहाँ चला जाता था। लेकिन अब होता क्या है, जैसे ही 1857 में क्रांति आती है तो कहीं ना कहीं फेरबदल हो जाता है हमारे यहाँ, मतलब की राजनीति में ब्रिटिश की,
और उसके बाद क्या होता है कि कंपनी का जो शासन है वो समाप्त कर देते हैं। अब तक क्या होता है यहाँ पर कि 1857 तक क्या होता है कि जो कंपनी थी उसका शासन यहाँ चल रहा था, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कंपनी का शासन है वो समाप्त हो जाता है, और कंपनी का शासन समाप्त होने के बाद शासन चलता है वो चलता है ब्रिटिश क्राउन की कृपा पर। तो अब इसके बाद देखो क्या होता है कि जो चार्टर एक्ट होते हैं, चार्टर एक्ट का मतलब था कि एक कानून बन के आता था कि इतने दिनों तक आपको ये काम करने हैं। ठीक, अब देखो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो क्या आते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं आपके भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858, उसके बाद 1861 के बाद 1892, 1909, 1919 और 1935 यहाँ तक आ जाते हैं। ये अधिनियम है भारत शासन अधिनियम। और इस अधिनियम के बाद यहाँ पर अगली चीज हम जब पढ़ेंगे, आज़ादी की ओर बढ़ेंगे भारत में, तो आज़ादी की ओर आप देखेंगे कि इसमें एक आता है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव 1940। अगस्त प्रस्ताव के बाद यहाँ पर आता है एक क्रिस मिशन 1942 के बाद इसमें एक कैबिनेट मिशन बनता है 1946 का, और इसके बाद एक आ जाता है माउंटबेटन योजना। इस तरीके से हम लोग आजादी की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पर क्या क्या संवैधानिक चीजें थी वो इन सब में आपको 1 by 1 देखनी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं मैंने यहाँ पर लिखा, इसका मतलब ये नहीं हुआ। मैं आपको क्या करूंगा, देखो अब मैं आपको इनके बारे में एक एक करके चीजों को डिफाइन करता हुआ चलूंगा। क्या करूंगा आपसे कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है, ठीक, इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए थे, उन सब पर डिस्कस करेंगे हम, देखिएगा। तो सबसे पहले जो शुरुआत हम करें, अगर क्या करें, देखो हम कि अगर हम इसमें शुरुआत की ओर बढ़ें तो शुरुआत की ओर इस तरीके से अब इसमें बढ़ेंगे कि सबसे पहले आपको यहाँ पढ़ना होगा कि 1600 का जो 1600 के तहत जो ईस्ट इंडियन कंपनी स्थापित की गई थी 1599 में, वहां पर उसके तहत क्या क्या प्रावधान दिए गए वो चीज आप देखेंगे। देखिएगा, एक मैं पूरी की पूरी कहानी आपको यहाँ बताता हुआ चलता हूँ कि उस समय की कहानी क्या थी, किस तरह से राजनीति बदली और किस तरह से हमारे अंग्रेज क्यों आए, वो सब चीज इसी में है। वैसे पूरा का पूरा पोर्शन इतिहास का है, लेकिन इतिहास को हमें दृष्टिगत रखते हुए ये सब चीजें पढ़नी है। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं यहां पर। देखो ये भारत है, ये क्या है, भारत है, और यहां पर एक देश, जैसे कि मैंने आपसे कहा इंडोनेशिया एक देश है, ठीक, या कह सकते हैं ये जो एरिया है आपका वो है पूर्वी एशिया। ये क्या है, ये पूर्वी एशिया है, ठीक। और यहां पर मानो कि ये है यूरोप, ये क्या है, ये यूरोप है, ठीक। और यहां पर अगर हम बात करें इस तरीके से तो देखिएगा ये जो है ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप है। और यहां तक जो फैला हुआ है पूरा का पूरा, यहां तक इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो फैला हुआ है ये है आपका एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप फैला हुआ है, ठीक। यहां पर अरब सागर है, ठीक है। और यहां की अगर हम बात करें तो यहां पर है अटलांटिक महासागर, यहां पर क्या है, अटलांटिक महासागर है। देखो अब मैं हुआ क्या था उस समय की राजनीति में परिवर्तन इस तरीके से हुआ कि यहां पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है तुर्की, ठीक। और तुर्की की जो राजधानी है वो है इस्तांबुल, या जिसका नाम पुराना कुस्तुनतुनिया था, ठीक। अब होता क्या है कि यहां पर मुस्लिम राजनीति चल रही थी, ठीक है। और यहां पर क्या होता है कि आवागमन ऐसा नहीं, पहले नहीं था, पहले रास्ता यहां से यहां भारत जाने का रास्ता था, यहां से इस तरीके जाते थे। लेकिन होता क्या है कि कुस्तुनतुनिया जो एक जगह है, यहाँ पर जो रास्ता है बंद कर दिया जाता है, जब रास्ता बंद हो जाता है तो भारत आने का रास्ता नहीं बचता, ठीक। उसी के तहत आपने देखा होगा कि जो वास्को डी गामा थे, वास्को डी गामा भी यहीं से आए थे, इस तरीके से यहाँ से चले थे और इस तरीके से यहाँ होते हुए यहाँ भारत पहुंचे थे, ठीक।
अब होता क्या है, कंडीशंस बन के इतनी आती है इस तरीके से। क्या था देखो, उस समय जो हमारा भारत था वो मसालों के लिए बहुत फेमस था। यानी कि जो पूर्वी एशिया वाली बात हमने की यहाँ तक, तो पूर्वी एशिया क्या था, मसालों के लिए बहुत फेमस था। वास्को डी गामा भी यहाँ पर आया था, ठीक। और पूरी की पूरी कहानी बस ज्योग्राफी की है, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ बात की पूरी की पूरी। ये पूर्वी एशिया है, यहाँ पर है। और ये जो एरिया मैंने आपसे कहा, जो एशिया वाला एरिया है वो क्या था, मसालों के लिए फेमस था, ठीक। इसी के देखते हुए जो ब्रिटिश की जो महारानी एलिजाबेथ थी, इस महारानी एलिजाबेथ ने एक कंपनी, मतलब जो स्थापना की गई थी 1599 में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में कहा कि 1500 वर्षों तक के लिए अधिकार दिया गया कि आप जो है पूर्व के देशों में व्यापार कर सकते हो, ठीक। जब व्यापार के लिए कहा गया, जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए 1608 ईस्वी में पहली फैक्ट्री लगाई गई सूरत में, मतलब कहाँ रहेगा इंसान, तो सूरत में लगाया गया फैक्ट्री पहली। तो वो पूरी की पूरी बात तो इतिहास की है, लेकिन थोड़ा हमने यहाँ पर देखा। अब देखो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, हमारा मेन पॉइंट क्या है, मुद्दा क्या मैंने आपसे कहा, देखो देखो इसमें अब मुद्दा क्या है वो बात आप देखेंगे, इसमें देखिएगा। देखो सबसे पहले यहां पर एक आता है 1600 ईस्वी का राजलेख। क्या आता है, 1600 ईस्वी का राजलेख आता है, ठीक। राजलेख या चार्टर कह सकते हैं, मतलब से ये बोर्ड है पूरा, इस बोर्ड पर कुछ नियम लिखे हुए थे कि ये नियम है, इस तरीके से कंपनी काम करेगी। देखो इसमें कहा गया कि, इसमें क्या कहा, देखो इसमें कहा गया कि जो महारानी एलिजाबेथ है, महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब के देशों में, पूरब के जो देश मैंने भी कहा इंडोनेशिया वगैरह देश हैं, पूरब के देशों में 1500 वर्षों तक व्यापार की अनुमति प्रदान की। बात समझी, पहली कहानी क्या हुई कि 1600 ईस्वी में क्या किया महारानी एलिजाबेथ ने कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि आप जो है 1500 वर्षों तक 15 वर्षों तक पूरब के देशों में व्यापार कर सकते हो। व्यापार की चीज का था मैन व्यापार, मैंने अभी आपसे बताया था यहाँ पर मैन की व्यापार की चीज का मैन व्यापार जो था वो था मसाले का, नमक का, ये सब व्यापार था। देखो अब एक बात यहाँ समझे, मैंने अभी आपसे कहा ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो इसकी स्थापना वैसे 1599 में हुई थी। व्यक्ति थे जेम्स वोट, जेम्स वोट ने इसकी स्थापना की थी। एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता है बहुत बार, ठीक। अब देखो अब इसके बाद अब होता क्या है कि जब भी कंपनी को कहा गया कि आप जो है 1500 वर्षों तक जो पूरब के देश हैं आपको अनुमति दी जाती है कि 1500 वर्षों तक आप व्यापार वहां कर सकते हो, ठीक। कंपनी भी चली आती है, ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है, कंडीशंस बन के आती है। देखिएगा कि जो कंपनी थी इसका जो प्रशासन की अगर हम बात करें कि जो कंपनी का जो प्रशासन था, देखो जो कंपनी का प्रशासन था वो सौंपा गया एक परिषद को। क्या करा गया, एक परिषद को सौंपा गया, ठीक। मतलब कि भाई शासन दिया और एक क्या करा, एक काउंसिल बनाई गई। और देखो ये जो काउंसिल थी इसका नाम था, ये जो थी आपकी वो थी निदेशक मंडल। क्या था, निदेशक मंडल, या हम कह सकते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्या बना आपसे, निदेशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। मतलब क्या करा गया कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइएगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए 15 वर्ष दिए गए, उसके लिए जो परिषद बनाई गई, मतलब उसकी जो प्रशासन की जिम्मेदारी किसको दी गई, वो जिम्मेदारी दी गई निदेशक मंडल को या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दी गई। अब देखो जो निदेशक मंडल था, अगर हम करें बात इसकी, तो इसमें क्या देखो गवर्नर व 24 अन्य सदस्य थे। बात यहां तक स्पष्ट हुई पूरी की पूरी। तो इस तरीके से क्या कहा मैंने आपसे कि 1600 का जो राजलेख था, जो चार्टर था, वो पूरा हुआ यहां तक।
अब देखो संवैधानिक विकास यहाँ तक स्टार्ट नहीं हुआ, केवल यहाँ से क्या हुआ, शुरुआत मतलब नींव एक पड़ जाती है, ठीक। और जब नींव पड़ जाती है तो इसके बाद देखिए होता क्या है कि अब अगला एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है रेगुलेट करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण 1773, बहुत और एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आते भी हैं। देखो इसके बाद इसमें मैंने अभी आपसे कहा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, देखो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, अगर हम इसकी बात करें, यहां से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है, बताइएगा जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो पारित किसके तहत हुआ। तो आप ध्यान देंगे इसमें कि जो पारित हुआ था, आप इसमें देखेंगे एक ब्रिटिश पीएम थे जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बताइएगा जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो किस समिति की सिफारिश पर पारित किया गया। तो आप ध्यान रखेंगे इसमें कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो गुप्त समिति की सिफारिश से बनाया गया था। देखो अब इसका काम क्या था, इसका काम था कि भारत और ब्रिटेन दोनों पर नियंत्रण करना। इसका काम क्या था, ये जो आपका आया इसका कार्य क्या था कि भारत और जो ब्रिटेन थे उन दोनों पर क्या करना था, नियंत्रण करना था। मतलब नियंत्रण कैसे, किस तरीके से नियंत्रण किया जाए, मतलब रेगुलेट कैसे चीजों को किया जाए, ठीक। तो उसके बाद देखो, और जो कंपनी में अभी तक जो दोष व्याप्त थे, जो कमियां थी, उन सबको दूर करना भी इसका लक्ष्य था, जो आपका आया था। देखिएगा इसमें अगर हम बात करें कि इसमें कार्य क्या हुआ, देखो इसके तहत अगर हम बात करें इसमें कार्य क्या हुआ, तो आप ध्यान देंगे कि जो निदेशक मंडल था, अभी मैंने आपसे बताया था निदेशक मंडल गठित हुआ था। निदेशक मंडल की का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया, ठीक। क्या कर दिया गया, पहले कार्यकाल 1 वर्ष का था, लेकिन अब क्या हुआ, कार्यकाल 4 वर्ष का कर दिया गया। अब देखो इसमें होता क्या है कि 4 वर्ष की अगर हम बात करें इसमें, तो होता क्या था कि 1/4 सदस्य थे, वो प्रति वर्ष क्या करते थे, अवकाश ग्रहण करते थे, ठीक। बात यहां तक स्पष्ट हो जाती है पूरी की पूरी। देखो अगर हम बात करें इसके अलावा यहाँ तक की जो निदेशक मंडल था इसकी अगर हम बात करें, तो इसके लिए देखो क्या था कि इसके माध्यम से जो निदेशक मंडल था वो ब्रिटिश सरकार का निदेशक मंडल के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित था। देखिएगा निदेशक मंडल के माध्यम से क्या था, निदेशक मंडल के माध्यम से जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण होता था। बात यहां तक स्पष्ट हुई पूरी की पूरी। देखो अब इसके बाद अगर हम बात करें यहां से अगली बात इस तरीके से है कि इसमें क्या कहा गया, देखो कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो बिना लाइसेंस व्यापार नहीं कर सकते। क्या कहा, देखो इसमें कहा गया कि इसमें अगली बात कही गई कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं, कंपनी के कर्मचारी बिना लाइसेंस व्यापार नहीं कर सकते हैं, ठीक। अगली बात आप इसमें देखें, अगली बात कही गई कि भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने का प्रतिबंध कर दिया गया। क्या कहा गया, देखो इसमें कहा गया कि भारतीय लोग जो हैं, भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने का प्रतिबंध कर दिया गया। मतलब कि बिना लाइसेंस आप व्यापार नहीं कर सकते जो कंपनी कर्मचारी थे, और आप क्या कर सकते हो
कि जो भारतीय लोग हैं उनसे ना तो उपहार ले सकते हो, ना ही उनसे आप रिश्वत ले सकते हो। तो इतनी बात हमने यहां तक देखी। देखो अगले दो महत्वपूर्ण पॉइंट है, उन पर हम डिस्कस करते हैं। जो इसी एक्ट की बात हम करेंगे। देखो अब इसमें होता क्या है, इसके तहत जो बंगाल का गवर्नर था ये बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या करा गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया इसके तहत। और जो गवर्नर जनरल बनाया गया था, देखो यहां पर वो कौन था, प्रथम ऐसा बनने वाला बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, वो था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, कौन था? वारेन हेस्टिंग था। और उसके साथ साथ क्या करा गया, देखो इसमें कि गवर्नर जनरल की परिषद एक बनाई गई, गवर्नर जनरल की एक परिषद बनाई गई। और इस परिषद में क्या था, देखो इस परिषद में 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे इस परिषद में? इस परिषद में जो थे वो 4 सदस्य थे। बात है ना स्पष्ट हो जाती है पूरी की पूरी। देखो अब उसके बाद होता क्या है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसमें कि जो मुंबई की और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी वो अपने आप में स्वतंत्र थी, लेकिन इसके तहत क्या होता है, उन दोनों को इसमें विलय कर दिया जाता है। तो आप इसमें बात समझेंगे कि मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी क्या करी गई, बंगाल के अधीन कर दी गई। क्या हुआ? बंगाल के अधीन कर दिया गया। बात है तो स्पष्ट हुई पूरी की पूरी। कहां कर दिया गया कि पहले वो अलग थी, लेकिन इसके तहत क्या हुआ, उनको बंगाल यानी कलकत्ता के अधीन ही कर दिया गया। बात समझ में आती है यहां तक? देखो अब इसके बाद क्या होता है, एक अंतिम बात इसमें है कि 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। क्या हुआ भाई? 1774 में क्या हुआ, जो कलकत्ता था वहां पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब देखो जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई तो इसमें देखो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आता है बताइएगा, वो आता है कि इसका जो मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था। तो मुख्य न्यायाधीश है इसके एलिजा इम्पे हैं, और इसके साथ साथ 3 अन्य हैं। अगर हम बात करें अन्य की 3, तो इनमें 3 अन्य में देखिएगा आप इसमें कि नंबर 1 है चैम्बरलिन, नंबर 2 है हाइड, और नंबर 3 है इसमें लिमिस्ट। बात यहां तक स्पष्ट हो जाती है पूरी की पूरी कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसके मुख्य न्यायाधीश पहले कौन बने थे, एलिजा इम्पे थे, बहुत मॉडर्न क्वेश्चन है। और 3 अन्य कौन लोग थे, वो थे इसमें चैम्बरलिन, हाइड और लिमेस्टर। देखो अब अगर हम बात करें कि जो न्यायालय था ये वाला, ये एक अभिलेख न्यायालय था। कैसा न्यायालय था? यहाँ पर अभिलेख रखे जाते थे, अभिलेख न्यायालय था। ठीक, और अपील अगर आप इसके खिलाफ करते हो तो अपील के लिए क्या था, एक वहां पर एक काउंसिल बनी हुई थी जिसका नाम था प्रीवी काउंसिल। यानी कि प्रीवी काउंसिल में क्या कर सकते हो आप, प्रीवी काउंसिल में आप अपील कर सकते हो, ऐसा माना जाता था इसके तहत। तो 1773 के एक्ट से जो भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ बताए हैं। इससे बाहर कोई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, ये मतलब पूरी की पूरी मुझे विश्वास है। इसलिए आप इसके नोट्स अच्छे तरीके से देखो। अब हम बात करते हैं इसके बाद, यहां तक हमने पूरी की पूरी बात की इस जो एक्ट था। इसके बाद देखो एक एक्ट और आता है 1781 का सेटलमेंट एक्ट, वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद महत्वपूर्ण है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, तो उसी पर हम चर्चा करते हैं अब।
देखो अगला है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखो जो ये पिट्स इंडिया एक्ट है, अगर हम बात करें इसके तहत क्या करा गया, देखो इससे पहले मैंने भी कहा आपसे 1781 का एक एक्ट था जिसे कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है जो मैं बताने वाला हूं आपको। देखो भाई इसकी अगर हम बात करें 1784 की, तो आप इसमें देखेंगे कि कंपनी के जो व्यापारिक और जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे उनको अलग अलग कर दिया गया। मतलब कि देखेंगे आप इसमें, इसके तहत क्या हुआ, देखो इसके तहत जो कंपनी थी, कंपनी के जो क्रियाकलाप थे, देखो नंबर एक तो था इसमें व्यापारिक, नंबर एक क्या था, देखो इसमें नंबर एक तो था व्यापारिक, और नंबर जो यहां पर 2 था वो था राजनीतिक। ठीक, देखो अगर हम बात करें व्यापारिक क्रियाकलाप की, तो आप यहां पर देखेंगे कि जो व्यापारिक क्रियाकलाप थे वो कंपनी के निदेशक के हाथों में दे दिए गए। क्या हुआ, देखो ये जो थे कंपनी के जो निदेशक मंडल था, कंपनी के निदेशक मंडल के हाथों में, और जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे इनके लिए क्या हुआ, देखो इनके लिए नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए, आप ये देखेंगे देखो इसमें, इसके नियंत्रण ओब्लिक पर्यवेक्षण के लिए इंग्लैंड में क्या हुआ, देखो इंग्लैंड में इसके लिए कि नियंत्रण मंडल स्थापित किया गया। क्या कराया गया, देखो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए एक नियंत्रक मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। देखो जो नियंत्रक मंडल था इसमें क्या थे, इसमें देखो 6 सदस्य थे। बात याद रखेंगे आप कि नियंत्रक मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई, तो उसकी स्थापना हुई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और अगर हम बात करें कि किसके लिए बना था ये, कि जो कंपनी के जो राजनीतिक और व्यापारिक क्रियाकलाप थे उनको अलग अलग कर दिया गया था, और अलग अलग करने के साथ साथ उनको अलग अलग मंडल के हाथों में सौंपा गया। तो देखो अगर हम बात करें 6 सदस्य हैं इसमें क्या क्या देखो था, इसमें नंबर 1 की हम बात करें, इसमें एक तो था चांसलर, क्या था, एक चांसलर था। उसके बाद इसमें था एक राज्य सचिव, और 4 अन्य थे, वो थे प्रीवी काउंसिल के सदस्य। क्या था, अन्य चार जो थे वो थे प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। देखो अगर हम बात करें इसमें, कि मैंने आपको पढ़ाया था शुरू में कि जो ये पिट्स इंडिया एक्ट था इसके तहत क्या हुआ था, इसका जो शीर्षक था, ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट है, इसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। तो क्या मैंने आपसे, इसका शीर्षक क्या है, देखो भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। स्पष्ट क्या था ये, इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में जो ब्रिटिश लोगों ने जो क्षेत्र मतलब कब्जाया था उस पर अधिकार मतलब अब जमाना स्टार्ट उन्होंने क्या कर दिया यहाँ से। ठीक, और यहीं से समय शुरुआत मतलब धीरे धीरे हो जाती है। अब देखो होता क्या है, इसका शीर्षक एग्जाम में आ सकता है। देखो इसमें एक बात और हुई कि मैंने भी आपको पढ़ाया था कि जब गवर्नर को जब गवर्नर जनरल बनाया गया तो उसके लिए 4 सदस्य समिति मतलब कि एक वो परिषद बनाई गई थी। इसमें क्या हुआ, देखो कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से 3 की गई। इसके साथ साथ क्या किया हमने कि इसके तहत हमने ये बात की कि 1784 का जो था पूरा का पूरा हमने यहाँ डिस्कस किया, तो बात यहाँ स्पष्ट हो जाती है आपकी। अब देखो, अब हम जो अगला एक्ट है उस पर हम जो मैंने अभी एक सारणी बनाई शुरू में, उन्हीं पर चलना है आपको।
और कल हम जो है एक अगले पर डिस्कस करेंगे। इसलिए आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको जो पढ़ाया है वो अच्छे से आपके समझ में आया होगा। आप इसके नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने के बाद आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट इसे मैंने आपको पढ़ाई है। ठीक है, नोट्स बनाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि सभी लोगों का लाभ हो जाए, क्योंकि वर्तमान समय में आप जानते हो कोरोना महामारी के कारण ऑफलाइन कोचिंग बंद है। ठीक, और इस ऑफलाइन कोचिंग बंद होने में हमारी जो टीम है ऑनलाइन विद्यार्थी वाली आपको ऑनलाइन माध्यम से एक बेस्ट सीरीज प्रदान कर रही है एग्जाम के लिए। तो पॉलिटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये सब चीजें। ठीक है, तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।